हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और आगे की बातें। तो चलो जरा देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या करना है और कैसे करना है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए यार, हमें करना क्या है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं, कैसे करोगे इस बात को समझते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जरा देखो ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड और कीटोन का होता कैसे है और किस बात पर डिपेंड करता है। तो जरा देखो यार, एल्डिहाइड जो होते हैं यदि हम इनके ऑक्सीडेशन की बात करें तो वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें? एसिड में। एसिड मतलब COOH में। मगर कीटोन के पास क्या होता है, दोनों तरफ R होता है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होता है, ऐसे। ये देखो इस तरह से। इस वजह से ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, इजीली डज नॉट ऑक्सीडाइज ओनली oxidized by strong oxidizing agent। कीटोन में दोनों तरफ क्या होता है, एल्काइलिक ग्रुप लगे होते हैं। ये इनकी वजह से क्या होता है कि कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि एल्केन का ऑक्सीडेशन इजीली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से कीटोन जो होता है हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही रिएक्शन करता है। एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड जो होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इजीली ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and also mild oxidizing agent। ये देखो, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कौन? एल्डिहाइड। तो सबसे पहली बात हमारे समझ में आई कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत इजीली है, बहुत इजी है, किसी भी तरह से इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मगर कीटोन का ऑक्सीडेशन इजी नहीं होगा, इसको हमें करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी। इस बात का डिस्कशन हमें इस जगह से पता चलता है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है तो इजीली ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देता है। ऐसा इसके पास नहीं है, इसके पास दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होने की वजह से कुछ ऐसा करना पड़ता है। अब एक एक करके हम इन बातों को पढ़ते हैं कि किसमें ऑक्सीडेशन कीटोन का होगा, कहां पर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का होगा। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बातों को समझते हैं। एक मिनट, चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बातों को समझते हैं, ठीक है। फाइल गलत खुल गई थी, टॉपिक को आगे ले लेते हैं। देखिए बच्चों, अब जरा देखो यार, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो सबसे पहले हमने लिखे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले एल्डिहाइड का पढ़ा लेते हैं, है ना। एक मिनट, हम लोग जल्दी से इसको कर लेते हैं। अब जरा देखिए बच्चों, तो हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एल्डिहाइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की। एल्डिहाइड तो यार इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो चाहे स्ट्रॉन्ग डालो चाहे वीक डालो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जरा एक एक करके हम इसकी बात को समझते हैं। सबसे पहले यदि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यदि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, इस बात को हम जरा देखते हैं अच्छे से। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं?
एसिडिक K2Cr2O7, ठीक है, ये देखो एसिडिक KMnO4, कंसंट्रेट HNO3 या फिर कंसंट्रेट H2SO4, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, वो इतना सा काम करेंगे, यदि आपने कहीं उनको एल्डिहाइड दिया है तो वो क्या कर देंगे, इसको एसिड सॉल्ट में या एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ये होगा, वो क्या करेंगे, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, और ये काम बहुत आसानी से करेंगे। मतलब यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ना भी हो फिर भी हो जाएगा, मगर एक एक करके हमें सबके बारे में बताना है तो हम लोग सबका डिस्कशन कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में भी एल्डिहाइड आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इनमें से आप कोई भी ले लो, सब ये काम कर देंगे, आसानी से कर देंगे, इनमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और सेल्फ में क्या कर लेंगे, रिडक्शन कर लेंगे। ये तो आप समझते ही हो, रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, देखो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, इसने ऑक्सीडेशन कर दिया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, और सेल्फ को किस में कन्वर्ट कर लिया। अब ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा, रिड्यूस फॉर्म आ जाएगा। तो रिड्यूस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिड्यूस फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म। अब जरा देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन ऐसे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो जाएगा रिडक्शन ऐसे, ये है, ठीक है। जैसे हम K2Cr2O7 का लिख के दिखा देते हैं, तो मान लो किसी बच्चे ने K2Cr2O7 ले रखा है एसिडिक, तो जब एसिडिक K2Cr2O7 ले रखा होगा तो ये किस में चला जाएगा, एसिड में, और ये किस में चला जाएगा, क्रोनियम +3 में, है कि नहीं। तो यहां पर देखो ऑक्सीडेशन हो गया और यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, कितना, +6 से +3। तो जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराएंगे, ऊपर से कैसे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड किस में चला जाएगा, हमारा एसिड में, ठीक है। और किस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा यार, इसमें क्या है। अब पार्ट नंबर बी जो इंपॉर्टेंट है दोस्त, हमें जो बात समझनी थी वो यहां से समझनी थी, बी। बी हमारा है टॉलेंस रेजेंट, क्या है, टॉलेंस रेजेंट। अब जरा इस बात को समझिएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रेजेंट में तो हो ही जाता है, ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो देखो सभी बच्चों से एक बात जरूर बता दे रहा हूं, जो हेडिंग एनसीईआरटी में दी है, चाहे उसका नाम ही क्यों ना दिया हो, वो सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो टॉलेंस रेजेंट फेलिन सोल्यूशन का ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा है। तो जहां जहां एनसीईआरटी में यदि किसी हेडिंग के बारे में लिखा है वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 95% 99% पेपर उसी से आता है। बस हेडिंग को डीप कर देते हैं, हेडिंग वही रहती है, हेडिंग को डीप कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उस हेडिंग का अता पता ही ना एनसीईआरटी में हो और उससे क्वेश्चन आ जाए, नहीं, उस हेडिंग को डीप ले जाते हैं, उस पर टफ क्वेश्चन बनाते हैं, उसका सराउंडिंग बनाते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कौन सी, टॉलेंस रेजेंट। टॉलेंस रेजेंट क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सबसे पहले ये होता क्या है, इस बात को समझाते हैं कि टॉलेंस रेजेंट है क्या। देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ला पूरा लिख देता हूं, है ना बच्चों, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट solution is known as Tollens resin.
टॉलरेंस रिएजेंट बोला जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन क्या होता है, तो जरा देखो, ये जब आप AgNO3 की रिएक्शन NH4OH से करा दो तो ऐसा, तो क्या होता है, तो जरा देखो क्या बनता है। वैसे ये रिएक्शन पी ब्लॉक की है, यदि आप लोगों ने पी ब्लॉक नहीं तो मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूं जैसे ये रिएक्शन कर पाओ तुम लोग। होता क्या है, जर्कोनिया एक सॉल्ट होते हैं, पूरा डिटेल नहीं दे रहा हूं, दे रहा हूं। जर्कोनिया सॉल्ट, दो तरह के सॉल्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से बताता हूं, इसको देखिएगा। दो तरह के सॉल्ट होते हैं, आपको पता चलेगा। जर्कोनिया सॉल्ट, जर्कोनिया सॉल्ट क्या होते हैं, गौर समझिए। यदि इनकी रिएक्शन ऑफ NH4OH से करा दो, ये जर्कोनिया सॉल्ट है, तो ये क्या करेंगे, पहले क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड, उस एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, जो क्या होता है, तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन सॉल्यूशन। जरा बात को समझिएगा, जर्कोनिया सॉल्ट NaOH के साथ रिएक्शन करके हमेशा पहले प्रेसिपिटेट बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड का, और NaOH मतलब NaOH नहीं सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डाल दोगे तो क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। इसी तरह होते हैं फीमेल सॉल्ट, ये NH4OH के साथ रिएक्शन करके PVT बनाएंगे इसी तरह का, और एक्सेस में NH4OH डालोगे तो नो रिएक्शन। ध्यान रखिए रिएक्शन पी ब्लॉक की है, पी ब्लॉक में अमोनिया की। अब ये कैसे किया जाता है इस बात को समझाता हूं, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, और फिर ये करेंगे कैसे, काम कैसे आएगा, ये तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा। पहले आप देख लो कि ये है क्या, बात समझ पाए, ये अलग से पढ़ा दे रहा हूं। क्या है, जर्कोनिया सॉल्ट NaOH से रिएक्शन करेंगे तो पहले हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, एक्सेस में डालोगे तो डिसॉल्व होके अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। फीमेल वो सॉल्ट है जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, एक्सेस में डालने पर क्या करते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। कौन होता है फीमेल, कौन होता है जर्कोनिया, बता देता हूं। देखो अब जरा नाम को समझो, किस नाम का क्या लेना देना है, ठीक है, इस बात को जरा समझिएगा। जर्कोनिया, जर्कोनिया, और इधर मैंने लिखा फीमेल, ठीक है, फीमेल। अब जरा देखो किसका किसका क्या मतलब होता है, किस तरह से काम करता है, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जर मतलब जेडन सॉल्ट, को समझ गए होगे, कोबाल्ट के सॉल्ट, कैंडियम एक कोबाल्ट, कॉपर और कैंडियम के सॉल्ट। नी मतलब निकल का सॉल्ट, ए मतलब Ag का सॉल्ट, ये फी, फी मतलब Fe+2 Fe+3, M Mn का सॉल्ट, A एल्युमिनियम का सॉल्ट, E कुछ नहीं। अब जरा देखो इनके सॉल्ट जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाले जाएंगे तो पहले PBT बनाएंगे, फिर डिसॉल्व होके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इनके सॉल्ट जब डाले जाएंगे तो ये सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। ये जो है अमोनिया की रिएक्शन है, कैसे मैं करके दिखाता हूं जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया मिले। जैसे देखो किसी ने कहा जिंक सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया से करा दो, इक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, मतलब ये तुमने देखा ये जर्कोनिया का सॉल्ट है तो बस तुम सीधा इसका हाइड्रोक्साइड बना दो। Zn का हाइड्रोक्साइड क्या बना, ये बन गया, और ये कैसा है, प्रेसिपिटेट। जितने भी हाइड्रोक्साइड है सब प्रेसिपिटेट है, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये देखो, ठीक है, रिएक्शन हो गई। यदि कोई कहता है एक्सेस में डालने पर क्या होगा, तो हमने कहा यदि तुम एक्सेस में ले लोगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होके क्या बना देगा, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स, इस तरह से।
इस तरह से, ये देखो, और ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ठीक है, इस तरह से वो बना देगा। ठीक, अब यदि किसी ने कहा पूरा फार्मूला बना दो तो पूरा लिख दो, ये देखो आंसर ये है। अब यही बात मान लो किसी ने कह दी होती, ये बताओ यदि हम फेरस सल्फेट की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करें तो क्या बनेगा? तुमने देखा ये कहां का है, फीमेल का है, तो तुम क्या बना दोगे, हाइड्रोक्साइड। ऐसे ये भी प्रेसिपिटेट है। अब यदि किसी ने कहा हम एक्सेस में डाल दें तो तुम क्या करोगे, एक्सेस में डालने पर ये डिसॉल्व होगा नहीं, मतलब नो रिएक्शन, ये प्रेसिपिटेट एक्सेस में डिसॉल्व नहीं होगा। ये देखो ऐसे रिएक्शन है। तो बस तुम्हारी 10, 15, 20, 25 रिएक्शन अमोनिया की खत्म कर दी 2 मिनट में। क्या? जर्कोनिया फीमेल। जर्कोनिया वो सॉल्ट है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके पहले क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और वो मेटल हाइड्रोक्साइड फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाएगा। और फीमेल वो मेटल सॉल्ट है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, मगर वो मेटल हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डिसॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इनमें से कौन से पेयर ऑफ सॉल्ट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से सेपरेट कर सकते हैं, या इनमें से कौन से पेयर ऑफ सॉल्ट को, ठीक है, इक्वल सोल्यूशन ऑफ अमोनिया से सेपरेट कर सकते हैं। अब तुम्हें लगेगा यार ये क्वेश्चन करे कैसे, ये क्वेश्चन हो गया, ये डिसॉल्व हो जाते हैं, ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन यदि दिया है तो सेपरेट कर सकते हो। क्यों? छन्नी मार दोगे फिल्टर पेपर घर की तरह, जैसे ही फिल्टर पेपर मार दोगे तो ये तो डिसॉल्व हो जाता है, ये पानी के साथ आ जाएगा और इसका प्रेसिपिटेट ऊपर मिल जाएगा। बस चाय की तरह छान देना है, कुछ नहीं करना है। जो ऊपर आ गया वो फीमेल वाला है, जो नीचे चला गया वो जर्कोनिया वाला है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मगर हम पी ब्लॉक डिस्कस नहीं कर रहे तो हम वापस चल रहे हैं। तो जरा समझो क्या करोगे, जर्कोनिया वो सॉल्ट है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके पहले क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, एक्सेस में डालोगे तो डिसॉल्व होके फार्मूला बना लेंगे। फीमेल वो मेटल सॉल्ट है जो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, मगर एक्सेस में डालने पर डिसॉल्व नहीं होते, उनके पीपीटी उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते। जर्कोनिया का मतलब क्या है, फीमेल का मतलब क्या है। अब इसमें 1000 रिएक्शन भी लिख सकते हो। क्यों? कभी फेरस सल्फेट ले रहा है, कभी फेरिक क्लोराइड ले रहा है, कभी फेरक नाइट्रेट ले रहा है, तो रिएक्शन तो वही आएगी। और देखो वही काम यहां हुआ है। अब गौर से हम पीछे ले चलते हैं, जरा समझो आपकी रिएक्शन देखो, जरा चेक करो क्या लिखा है। ये जर्कोनिया वाला है। अब जर्कोनिया वाला है तो क्या बनाएगा, जर्कोनिया वाला है तो एक्सेस में डालने पर क्या बनाएगा, सॉल्ट बना देगा। तो ये देखो आ गया, जर्कोनिया वाला है, एक्सेस में डालोगे तो क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। इस तरह का कॉम्प्लेक्स हमारा आ जाता है। ये देखो इसी को बोला जाता है टॉलेंस रेजेंट। इसी को क्या बोला जाता है, टॉलेंस रेजेंट। और इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो Ag2O होता है। ये इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, Ag2O। रियलिटी में टॉलेंस रेजेंट का फार्मूला ये है। जब भी पूछा जाए तो जरा ध्यान रखिएगा कि टॉलेंस रेजेंट का फार्मूला क्या है, क्योंकि ये बात पूछी जाती है, ये बात आपसे पूछी जाती है कि टॉलेंस रेजेंट कौन है। तो रिप्रेजेंटेशन में दोनों बातें हैं। यदि आपको ये दिया जाए AgNH3 का होल ट्वाइस OH तो भी ये यही टॉलेंस रेजेंट है। यदि आपको ये दे दिया जाए Ag2O तो भी टॉलेंस रेजेंट है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन Ag2O होता है, मगर रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। तो जरा देखो ये रिएक्शन में पीछे पढ़ा चुका हूं, Ag सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन NH4OH से कर रहे हो, तो यार ये जर्कोनिया का सॉल्ट है ना, जर्कोनिया का सॉल्ट है तो क्या बनाएगा, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, पहले हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एक्सेस में डिसॉल्व कराओगे तो उसका क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा, इस तरह से। तो ये रिएक्शन पीछे पढ़ा चुका हूं, ये देखो मैंने अलग से पढ़ाई है पी ब्लॉक की, है ना, ये थोड़ा सा पी ब्लॉक में अमोनिया पढ़ाया है, पी ब्लॉक में अमोनिया की रिएक्शन बताइए, ठीक है। इनऑर्गेनिक में भी उतने ही कॉन्सेप्ट होते हैं जितने ऑर्गेनिक और फिजिकल में, बस पता होने चाहिए। अब देखो इस रिएक्शन में तुम्हें क्या करना है, 15-20 रिएक्शन सिखा दी, आपको कोई रिएक्शन याद करनी है नहीं करनी है, आपको बस इतना समझना है, जर्कोनिया वाले सॉल्ट मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, एक्सेस में डालोगे अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फीमेल वाले सॉल्ट मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, एक्सेस में डालोगे नहीं बनाएंगे, बस बात खत्म हो गई। अब जो भी क्वेश्चन आएगा तुम अपने आप निपटा लोगे। जैसे ही मैंने देखा कि अमोनियम नाइट्रेट की रिएक्शन NH4OH से है तो हम समझ गए जर्कोनिया का सॉल्ट है, तो पहले हाइड्रोक्साइड बना दो, फिर वो एक्सेस में डाल रहा है तो अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बना दो,
बात खत्म होगी। अब इस पे 10-10 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो कभी बताऊंगा जब पी ब्लॉक पे आएंगे। तो जरा देखो, सबसे पहले देखो टॉलेंस रेजेंट क्या है इसकी बात समझो। तो टॉलेंस रेजेंट समझ पाए, टॉलेंस रेजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज नोन एज टॉलेंस रेजेंट। कभी कभी वो क्या करते हैं, टॉलेंस रेजेंट का फार्मूला पूछते हैं कि टॉलेंस रेजेंट का फार्मूला क्या है। तो ध्यान रखना, टॉलेंस रेजेंट का फार्मूला ये है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये है Ag2O। अब ये काम कैसे करता है, तो चलो काम करने पे बताता हूं। ये बीच वाला पार्ट है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, हम लोग यहां से आ रहे हैं। अब जरा देखो काम कैसे करता है उस पर बताते हैं। हमने एल्डिहाइड दिया इस तरह से, और हमने डाल दिया टॉलेंस रेजेंट Ag2O, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मैंने अभी आपको बताया कि इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब टॉलेंस रेजेंट डालोगे तो जरा देखो क्या होता है, कैसे काम करता है टॉलेंस रेजेंट। टॉलेंस रेजेंट डालने से ये क्या बन गया, एसिड का सॉल्ट। ध्यान रखना, क्योंकि बेसिक सोल्यूशन है ना, टॉलेंस रेजेंट कैसा है, बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है, और बेसिक सोल्यूशन है तो एसिड तो बन ही नहीं पाएगा, तो हमेशा एसिड का सॉल्ट बनता है, ध्यान रखिएगा, एसिड का सॉल्ट। अब ये क्या करेगा, अपने में रिडक्शन, तो यार ये यहां पे क्या है +1, तो यहां पे किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, और क्या हुआ, वाटर फॉर्म हो गया। अब जरा इस बात को समझिए, ये क्या होता है, ये सिल्वर मिरर, ये सिल्वर मिरर होता है, मतलब ये चांदी फॉर्म हुई ना, सिल्वर फॉर्म हुआ है, तो सिल्वर में ब्राइटनेस होती ना, तो ये ब्राइट कलर का चमक रहा होता है, टेस्ट ट्यूब में नीचे ब्राइटनेस रहेगी, तो इसीलिए इसको सिल्वर मिरर बोलते हैं। फॉर्म क्या हो रहा है, सिल्वर फॉर्म हो रहा है, इसी वजह से इसको कहा जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। ये देखो, इसी वजह से इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो Ag फॉर्म होती है वो सिल्वर है तो उसमें ब्राइटनेस होती है ना, तो वो टेस्ट ट्यूब के नीचे ब्राइटनेस पार्टिकल जो होते हैं चमक रहे होते हैं, कांच के पार्टिकल की तरह, छोटे छोटे कांच के पार्टिकल की तरह चमक रहे होते हैं, इसीलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाता है, एसिड के सॉल्ट में, ध्यान रखिएगा, एसिड के सॉल्ट में चेंज होता है, एसिड सॉल्ट मिलता है। क्यों, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक। हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा लेंगे तो हमें एसिड मिल जाएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बाहर निकाल के करा लेंगे तब हमें एसिड मिल जाता है, इस तरह से। ये देखो, तो टॉलेंस रेजेंट क्या होता है, टॉलेंस रेजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड को क्या करता है, कि एल्डिहाइड को क्या करता है, एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है, और सेल्फ में क्या कर लेता है, रिडक्शन, और सेल्फ में जब रिडक्शन करता है तो क्या बनाता है, Ag बनाता है। Ag कैसा होता है, Ag में ब्राइटनेस होती है, इसी वजह से इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। टॉलेंस रेजेंट वाले टेस्ट को क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। इतनी बात समझ पाए, तो ये बात समझो पहले। तो इस बात को तुमने समझ लिया होगा कि पहली बात, टॉलेंस रेजेंट होता क्या है, सिल्वर, ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है, ठीक है, जिसका फार्मूला ये होता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन Ag2 है। यदि कहीं Ag2O लिखा है तो भी टिक कर दो, और ये भी लिखा है तो ये भी टिक कर दो, दोनों एक साथ कभी नहीं दिए जाएंगे, और दोनों एक साथ दिए जाए तो मेन कंपोजिशन ये है, फिर इसको तुम टिक करोगे, ठीक है। और ये बनता कैसे है, ये मैंने रिएक्शन देखो बता दिए, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और आगे क्या बढ़ाते हैं, जरा देखो कि और आगे क्या बढ़ाते हैं, और इस बात को जरा समझिए, ठीक है। कीटोन, देखिए कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता है, डज नॉट शो सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब क्या हुआ, टॉलेंस रेजेंट, मतलब कीटोन जो होता है वो टॉलेंस रेजेंट से रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ ये कौन करता है, एल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये किसका टेस्ट है, एल्डिहाइड का टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, ये किसका टेस्ट है, एल्डिहाइड का है। ये सिर्फ एल्डिहाइड देंगे, ये कीटोन नहीं देंगे। ये देखो, किसी भी तरह का एल्डिहाइड लोगे तो वो टेस्ट देगा ये। कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, चीजों को समझने के लिए। अब जब देखो यार प्यारे बच्चों, यहां तक बताया, अब हम पढ़ा रहे हैं आपको कौन सा, बी पार्ट के बाद सी पार्ट। सी पार्ट क्या होता है, सी पार्ट होता है फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग
सॉल्यूशन। ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे काम करता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए कैसे काम करता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ये दो तरह का होता है, एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन 1, फैलिंग सॉल्यूशन 1 को ही कभी कभी फैलिंग सॉल्यूशन ए कहते हैं। एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन 2, इसको कभी कभी फैलिंग सॉल्यूशन बी भी कहते हैं। क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, जरा इस तरह के समझिएगा। जो हमारा एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो फैलिंग सॉल्यूशन 1 बोला जाता है। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये देखो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ट्रेट्रेट, ये जो होता है ये बोला जाता है फैलिंग सॉल्यूशन 2, इसी को बोलते हैं रोचेले सॉल्ट। क्या होता है, कैसे होता है, एक एक करके समझाता हूं। इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, यदि इसको देखो तो ये कॉपर सल्फेट है, इसमें आप NaOH डाल दो तो ये ऐसे बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। ये होता है फैलिंग सॉल्यूशन 1। फैलिंग सॉल्यूशन 2 क्या होता है, ये देखो टार्ट्रिक एसिड होता है, गौर से समझिए। ये बच्चों टार्ट्रिक एसिड होता है, ऐसे, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो COOH CHOH CHOH COOH, ये हमारा जो है टार्टरिक एसिड है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट बना देते हैं। ये देखो यदि इसका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट बना दो तो ये हो जाता है हमारा रोचेले सॉल्ट, ये सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट है। तो पहले तो समझ लो कौन कौन क्या है, ये हमारा सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट है, इसी को हम रोचेले सॉल्ट बोलते हैं। तो फैलिंग सॉल्यूशन 1 क्या होता है, एल्कली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन 2 क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब होता क्या है, इनको इक्वल अमाउंट में मिला दिया जाता है, इनको इक्वल अमाउंट में मिला दिया जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सेम अमाउंट में इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं, किसको, फैलिंग सॉल्यूशन 1 को, फैलिंग सॉल्यूशन 1 प्लस फैलिंग सॉल्यूशन 2 को। इनको जब आप इक्वल अमाउंट में मिलाते हो तो जरा देखो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड जो होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, देखो कॉपर ऑक्साइड जो होता है, इसको ऐसे लिख दूं तो किसी को बुरा थोड़ी लगेगा। और जो हमारा कॉपर टार्ट्रेट है HH, ये देखो ये दोनों आपस में मिलते हैं, ये क्या है, ये है फैलिंग सॉल्यूशन 1 का कंपोजिशन और ये है फैलिंग सॉल्यूशन 2 का कंपोजिशन। ये आपस में मिलके इस तरह से वाटर निकाल देंगे, ये देखो ये इस तरह से वाटर निकाल देते हैं ऐसे। तो जब इस तरह से वाटर निकाल देते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ये देखो प्यारे बच्चों,
ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है और इसी का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है CuO और जबकि कंपोजिशन ये काम कर रहा होता है। ये जो कंपोजिशन है ये रिड्यूस करता है किसको? एल्डिहाइड को। कैसे? ऐसे। ये जो एल्डिहाइड है ये मैंने ऐसे लिया, देखो दिखाया क्या है? CuO, रियलिटी में क्या होता है ये। तो जब भी वो कहें फाइलिंग सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन कहें तो CuO है तो भी टिक करोगे, ये लिखा है तो भी टिक करोगे, कोई एक ही दिया जाएगा, दोनों नहीं दिए जाएंगे। फाइलिंग सॉल्यूशन 1 का कंपोजिशन पूछे तो एल्कली कॉपर सल्फेट, फाइलिंग सॉल्यूशन 2 का कंपोजिशन पूछे तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सिर्फ फाइलिंग सॉल्यूशन पूछे तो CuLO लिखा है तो CuO टिक करना, या फिर ये लिखा है तो ये टिक करना। दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे और दोनों एक साथ आ जाए तो ये टिक करना रियल ये तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अब क्या करेगा? ये इसको कन्वर्ट कर देगा सॉल्ट में ऐसे और खुद कन्वर्ट हो जाएगा इसमें ऐसे। अब यहां पर जरा देखो होता क्या है। पहला पॉइंट अपना +2 में है +1 में चला गया, ठीक। अब जब ये रिडक्शन हुआ है तो जरा देखो ये क्या होता है, ये होता है डीप ब्लू कलर का, कन्वर्ट हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर में। ये +1 जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है इस तरह से। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रेडिश ब्राउन कलर में। और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एल्डिहाइड जो है वो एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो एसिड के क्या है? सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है इस तरह से। बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया है इनको सिर्फ आप याद नहीं रखना है, सिर्फ ध्यान एक बार देख लो, उससे क्या है ऑप्शन टिक करना इजी हो जाएगा। मान लो वो क्वेश्चन टफ बनाएगा तो ये मैकेनिज्म नहीं पूछेगा इसकी, वो ये पूछेगा, ठीक है, सेलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन। इजी बनाया तो ये CuO देगा, ये तुमने हर बुकों में देखा होगा तो टिक कर दोगे। टफ क्वेश्चन बनाना है तो वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स दे देगा। अब तुम्हें लगेगा यार इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो ध्यान रखो यही है जो रिड्यूस करता है। तो बस इस बजट के लिए आपको ये बात बताई गई है। यदि वो फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 का फार्मूला पूछता है तो एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, 2 का पूछता है तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, फॉलोइंग सॉल्यूशन पूछता है तो ये ना दे के ये दिया हो तो ये करते क्या है, वो अपने डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन को रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? एल्डिहाइड को वो एसिड के सॉल्ट में ले जाएंगे और अपना क्या है +2 से +1 में जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि ये किस में जाता है? +2 से +1 में जाता है, ध्यान रखिएगा। +1 से 0 में नहीं जाता है, +2 से +1 में जाता है। फॉलोइंग सॉल्यूशन +2 होता है, जाता किसमें है? +1 में, ठीक है। इस तरह से इस बात को ध्यान रखोगे, फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 क्या है, फॉलोइंग सॉल्यूशन 2 क्या है। इस बात को फिर से देख लो एक बार चाहो तो। फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 क्या है? एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। फॉलोइंग सॉल्यूशन 2 क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, ठीक है। कभी कभी इसका भी फार्मूला पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को ही रोचोले साल्ट बोलते हैं। और जो ये है, अब कहानी को और आगे बढ़ाओ, ये आ गया। अब देखो इसी जगह पे एक और बात बता देता हूं, D नंबर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये भी टेस्ट होता है। ये क्या होता है? इसके भी 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन 1 और दूसरा होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन 2। अब गौर से इन बातों को जरा समझिएगा। पहला क्या होगा? डिट्टो सेम एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। टार्ट्रेट ना होके ये क्या होता है? सिट्रेट होता है। इसको बोलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन 2, ठीक है। वर्क कैसे काम करता है जरा देखो। वर्क क्या है? सिमिलर टू फॉलोइंग सॉल्यूशन। जैसे प्यारे बच्चों फॉलोइंग सॉल्यूशन काम करता है, डिट्टो वैसे ही काम करता है। डिट्टो वैसे ही काम करता है जैसे फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 काम करता है, डिट्टो उसी तरह से काम करता है।
इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो बहुत है। ठीक है, ध्यान रखना किसमें कितनी डिटेल याद रखनी है। जरा देखो पीछे वाले में कितनी बड़ी डिटेल दी है, फार्मूला कहां से आया कैसे आया अभी भी बाकी है पीछे वाला, और इसमें कितनी जरा सी है। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो ना के मतलब आने के चांसेस बहुत कम है, रेयर है, मगर रेयर भी पकड़ में आ जाए इस वजह से लिख दिया है। ठीक है, तो जरा ध्यान रखिए, इसके बारे में हमें ज्यादा याद नहीं रखना है, हमें ये याद रखना है कि यार पहला सोल्यूशन दोनों का कॉमन है, दूसरा सोल्यूशन अलग अलग है। दूसरा सोल्यूशन वहां क्या था, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यहाँ क्या है सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है। कैसे काम करेगा? जो काम फैलिंग सोल्यूशन करेगा वही काम बेरेंडिक सोल्यूशन करेगा। सिमिलर टू फैलिंग सोल्यूशन, जो काम जैसा काम फैलिंग सोल्यूशन करता है वैसा ही डिट्टो काम कौन करता है? बेनेडिक्ट सोल्यूशन करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जरा देखो यार, काम की बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब जरा देखिए एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल पर हम लोगों का फोकस कि ये टेबल क्या है, किस तरह से काम करती है, किस चीज की होती है। ठीक है, इसको देखो टेबल, ये टेबल क्या बताएगी? ये टेबल मेरे दोस्तों आपको ये बताएगी कि कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसको नहीं करेगा। क्योंकि हमारे पास दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक है फैलिंग सोल्यूशन 1, एक है फैलिंग सोल्यूशन 2। तो फैलिंग सोल्यूशन 1 किसको करेगा, फैलिंग सोल्यूशन 2 किसको करेगा, इस बात का डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जरा देखो टेबल कैसे काम करेगी। जरा देखिए यहां पे हो गए हमारे पास मॉलिक्यूल्स, फैलिंग सोल्यूशन 1 फैलिंग सोल्यूशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हो गया टॉलेंस रेजेंट। ध्यान रखिए टॉलेंस रेजेंट और फैलिंग सोल्यूशन 1 2 इंपॉर्टेंट है। फैलिंग सोल्यूशन 1 2 को ही फैलिंग सोल्यूशन कहते हैं क्योंकि उसका मिक्सचर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब जरा देखो अच्छे से देखिए कौन सा मॉलिक्यूल किससे क्या होगा, एक एक करके चलते हैं। पहला एलिफैटिक एल्डिहाइड, यदि कोई एलिफैटिक एल्डिहाइड है, एलिफैटिक एल्डिहाइड का मतलब समझ गए ना, RCHO, तो क्या करेगा, टॉलेंस रेजेंट उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और फैलिंग सोल्यूशन भी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें करना है ये बात हम दोनों जानते हैं, किसमें करेगा, इसमें करना है एसिड के सॉल्ट में, ऐसे। अब देखो पॉइंट नंबर 2, यदि एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो अब जरा बच्चों बात समझो, यदि हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है ऐसा, यदि हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है ऐसा, तो क्या होगा, जरा बात को समझिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, एरोमेटिक एसिड सॉल्ट में, ऐसे। तो अब जरा गौर से देखिएगा, टॉलेंस रेजेंट उसको करता है, फैलिंग सोल्यूशन नहीं करता है। बात समझ में आई क्या? बात ये कहा जा रहा है कि यदि एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो उसको एसिड में टॉलेंस रेजेंट तो बदल देता है मगर फैलिंग सोल्यूशन नहीं बदलता है। भाई फैलिंग और टॉलेंस में क्या डिफरेंस है? तो फैलिंग और टॉलेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि फैलिंग सोल्यूशन जो होता है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, जबकि टॉलेंस रेजेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए ध्यान रखना ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी नंबर कीटोन, ये देखो यदि हमारे पास कीटोन है तो कीटोन को ना तो ये ऑक्सीडाइज करता है ना ये ऑक्सीडाइज करता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दोनों ऑक्सीडाइज नहीं करते, कीटोन को ऑक्सीडाइज करने से मना कर देते हैं। दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, ना तो ये ऑक्सीडेशन करने वाला है किसी तरह का, ना ये ऑक्सीडेशन करने वाला है। चौथा एसिड, एसिड में जरा देखो, एसिड में एक है फॉर्मिक एसिड,
ये देखो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। कौन? ये भी कर देता है, ये भी कर देता है। जरा ध्यान रखिएगा, फॉर्मिक एसिड को टॉलेंस रेजेंट भी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है। फेलिंग सोल्यूशन भी ऑक्सीडाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो दोनों के दोनों फॉर्मिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जरा इसके बाद समझिए, ये टेबल अच्छे से ध्यान रखिएगा, यही टेबल पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या तो वो आएगा जो मैंने अभी पीछे बताया है, या फिर इस पर इनमें से कौन से, देखना इनमें से कौन से मॉलिक्यूल को फेलिंग सोल्यूशन ऑक्सीडाइज कर देगा, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल को फेलिंग सोल्यूशन नहीं ऑक्सीडाइज कर पाएगा। फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रेजेंट, ठीक है, दोनों का डिस्टिंक्शन किस मॉलिक्यूल के थ्रू हो सकता है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के थ्रू, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलेंस से रिएक्शन करेगा, फेलिन से रिएक्शन नहीं करेगा। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, इसी बात को हम लोग और आगे ले लेते हैं। कैसे लेते हैं देखो, बताते हैं आपको। देखो यार, हम लोग इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए जरा क्या करते हैं। हाँ, ये हमारी टेबल है ना, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके इसको प्लस कर लेते हैं, तो एक बार और आ जाएगी। एक मिनट प्यारे बच्चों, अच्छा अच्छा, एक मिनट। डू यू वांट टू डिलीट? यस। देखो यार, अब हम लोग फिर से टेबल बना लेते हैं। तो फिर से टेबल कैसे बनाते हैं, जरा इस बात को समझिए। एक लाइन हम लोगों ने ये खींच ली और एक लाइन ये खींच ली। अब जरा देखो यार, किस तरह से करना है अपने को। अब जरा बात को समझो, हम लोगों ने जहां तक बात की थी उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या बताया था, फोर्थ नंबर, अब हम आ रहा है फिफ्थ नंबर में। देखो जरा फिफ्थ नंबर क्या है, RCHO, RCOOH। RCOOH का मतलब क्या हुआ, वो फार्मिक एसिड था। फार्मिक एसिड को छोड़कर अदर एसिड, यदि फार्मिक एसिड को छोड़कर अदर एसिड की बात करें, ना तो टॉलेंस ऑक्सीडाइज कराता है और ना फेनिल ऑक्सीडाइज कराता है। बात समझ गए? फार्मिक एसिड को छोड़कर यदि कोई और एसिड है तो ना तो टॉलेंस से रिएक्शन होगी ना फेनिल से होगी। सिर्फ फार्मिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं टॉलेंस और फेनिल। ठीक है, मगर यदि फार्मिक एसिड की जगह कोई और हुआ, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो ये दोनों मना कर देंगे, दोनों में से कोई नहीं करेगा। देखो 6 नंबर, अब आपको एक बात पता चलेगी कि मैं जब बहुत फोकस कर रहा था इस बात पे, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जरा देखो यार, ये क्या है, ये बच्चों क्या है, हेमी एसिटल। ध्यान है आप लोगों को, हेमी एसिटल ग्रुप। हेमी एसिटल ग्रुप को ये भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ये भी ऑक्सीडाइज कर देता है, टॉलेंस रेजेंट भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं और फेलिंग सोल्यूशन भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कौन? हेमी एसिटल ग्रुप। हेमी एसिटल ग्रुप को टॉलेंस रेजेंट भी ऑक्सीडाइज करेंगे, फेनिल सोल्यूशन भी ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, जबकि एसिटल ग्रुप को कोई नहीं करेगा। यदि ऐसा कहीं लिखा है तो नहीं करेंगे, एसिटल ग्रुप को कोई नहीं करेंगे। करेंगे किसमें? एसिड में। ध्यान रखिएगा, ये भी बता देता हूं कि करना किसमें है, एसिड में। इसके लिए क्या हुआ, नो। बात समझ पाए? हेमी एसिटल ग्रुप याद है ना, क्या बताया था, एक ही कार्बन से OH और उसी कार्बन से यदि OR लगा है, जिस कार्बन से OH लगा है उसी कार्बन से OR लगा है, तो वो हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल है तो टॉलेंस और फेनिल दोनों से ऑक्सीडाइज होगा एसिड में, मगर एसिटल ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होगा। 8th नंबर, देखो पूरा एक साथ पढ़ा रहा हूं, गौर समझिए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कौन? मोनोसैकेराइड।
ये जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसैकराइड मतलब ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, इन सबके पास हेमी एसिटल ग्रुप होता है। और इन सबके पास हेमी एसिटल ग्रुप होने की वजह से ये भी टॉलरेंस रिएजेंट और फेनिल सॉल्यूशन से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। कौन? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माइनोज, ये सब, इन सब के पास हेमी एसिटल ग्रुप होता है। रीजन लिख देता हूं, क्या है? हैविंग हेमी एसिटल फॉर्म, हेमी एसिटल फॉर्म। जब इसका साइक्लिक फिगर बनाते हो तो उसमें हेमी एसिटल फॉर्म आता है साइक्लिक फिगर में, ठीक है। ये वहां पर मैं फिर से डिस्कस करूंगा, तो ध्यान रखना, लिखा एक साथ दिया है। तो अब जरा इस बात को गौर से समझो कि मैंने क्या बातें बताई हैं। देखो, सबसे पहले बताया टॉलरेंस रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। फेनिल सोल्यूशन क्या होता है? फेनिल सोल्यूशन 1 एल्कली CuSO4, सेलिन सोल्यूशन 2 सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं? दोनों के दोनों एल्डिहाइड को एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस टेबल पे खूब क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेनिल सोल्यूशन। एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो टॉलरेंस रिएजेंट करेगा, फेनिल सोल्यूशन करेगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो देखो जरा, एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो क्या है? फेनिल सोल्यूशन नहीं करता है, ठीक है, मगर टॉलरेंस रिएजेंट करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब कीटोन को दोनों नहीं करते, फार्मिक एसिड को दोनों करते हैं। एसिड में सिर्फ फार्मिक एसिड को करते हैं और किसी एसिड को नहीं करते हैं, बाकी एसिड को मना कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। हेमी एसिटल फॉर्म को दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मगर कीटल फॉर्म को दोनों के दोनों मना कर देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकराइड जितने भी हैं उन सबको भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, क्योंकि मोनोसैकराइड के पास क्या होता है? मोनोसैकराइड के पास हेमी एसिटल ग्रुप होता है। जब वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उनके पास हेमी एसिटल ग्रुप आता है। हेमी एसिटल ग्रुप आने की वजह से वो इस तरह का काम कर पाते हैं। हेमी एसिटल ग्रुप आने की वजह से वो इस तरह का काम कर पाते हैं। तो गौर से ध्यान रखिएगा डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि इन पर क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे बता भी देता हूं, ठीक है, बात समझ गए। अब जरा देखो, यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे पूछे जाते हैं, जरा देखिए। सेलेक्ट द कंपाउंड which is not oxidized by tolerance reagent। देखिए, हमें वो कंपाउंड चाहिए जो टॉलरेंस एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। पहला मैंने आपको लिख के दिया एसिटाल्डिहाइड, दूसरा मैंने लिख के दिया कीटोन, तीसरा मैंने लिख के दिया फॉर्मिक एसिड, चौथा मैंने लिख के दिया ग्लूकोज। अब देखो जरा इसमें से कौन है। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या है? एरोमेटिक एलिफेटिक एल्डिहाइड को कर देता है, एरोमेटिक को भी कर देता है, कीटोन को नहीं करता है, फार्मिक एसिड को, एसिड में सिर्फ फार्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है, अदर एसिड को नहीं करता है, और कार्बोहाइड्रेट में जितने भी मोनोसैकराइड है सबको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये देखो कौन आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल सिल्वर मिरर टेस्ट देगा? इसी को, टॉलरेंस रिएजेंट के रिएक्शन को ही सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। सिल्वर, देखो सिल्वर मिरर टेस्ट। तो यार दोस्त, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, इनमें से कौन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। तो इस बात को अपने को पकड़ना पड़ेगा। तो ये टेबल अपने लिए बहुत काम की है और ये इंपॉर्टेंट है। जरा देख लो, बेडेनिक सोल्यूशन के बारे में 2 लाइन में सब खत्म कर दिया, और टॉलरेंस रिएजेंट, फेनिल सोल्यूशन इतनी देर से पढ़ा रहा है। उसका रीजन जरा समझो, कब क्या पढ़ना है और किससे क्वेश्चन आना है, इस पर ध्यान रखना है। कौन सी हेडिंग इंपॉर्टेंट होती, कौन सी नहीं। एल्डिहाइड कीटोन में बुकों में बहुत सारी हेडिंगें दी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। टिसंको रिएक्शन दी है ना, बेंजोइन कंडेंसेशन दिया है। तो ये सब सिलेबस में नहीं है, इन सबको आपको नहीं करना है। आपको वही करना है जो आपकी नोटबुक में कराया जा रहा है। इतनी बात समझ गए। कहानी को और आगे बढ़ाएं, तो जरा देखो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब जरा देखिए, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा, मगर किसका?
एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने पढ़ाए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाया, टॉलेंस रेजेंट पढ़ाया, फेनिल सोल्यूशन पढ़ाया, ठीक है, बेंडिक सोल्यूशन पढ़ाया। अब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन पढ़ाते हैं। तो जरा देखो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन पर फोकस करो। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन का डिस्कशन करते हैं। तो जरा देखो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में अपने को क्या करना है, इस बात को जरा समझो कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो यार प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन का डिस्कशन किया जाए कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कैसे काम करता है। गौर से ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कैसे काम करता है। हम सबको पता है ऑक्सीडेशन कीटोन का नहीं होता है। कीटोन डज नॉट इजीली ऑक्सीडाइज। कीटोन जो होता है इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने हैं उनसे तो रिएक्शन करने को मना कर देगा। यदि आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो तो कीटोन मना कर देगा, क्योंकि उसके पास दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। कीटोन क्या कर देगा? मना कर देगा, क्योंकि उनके पास दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। नो ऑक्सीडेशन, किसी भी तरह का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन है एल्काइल ग्रुप, क्योंकि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। ड्यू टू एल्काइल ग्रुप की वजह से ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है किसकी? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो यार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं कैसा? स्ट्रॉन्ग। कीटोन ओनली ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कीटोन ओनली ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन होंगे, कैसे करेंगे, देखो जरा। ठीक है, सबसे पहली बात, कीटोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीडाइज होंगे। कौन कौन? एसिडिक KMnO4 ले लो, एसिडिक K2Cr2O7 ले लो, ये तो आप जानते हैं यूनिवर्सल टाइप के ऑक्सीडाइज हैं। कंसंट्रेट HNO3 ले लो, कंसंट्रेट H2SO4 ले लो। जब ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तब कीटोन ऑक्सीडाइज होगा। जब ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तब कीटोन ऑक्सीडाइज होगा। कैसे ऑक्सीडाइज होगा, इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए कि कीटोन ऑक्सीडाइज कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जरा कॉन्सेप्ट को समझें कि कीटोन का ऑक्सीडेशन किया कैसे जाता है, मतलब किस रूल के थ्रू कीटोन ऑक्सीडाइज होता है। एक होता है पॉपअप्स रूल। पॉपअप्स रूल कैसे काम करता है जरा देखिएगा। ठीक है, देखो जैसे ये कीटोन है ऐसे, ठीक है ना, ये कीटोन है ना, तो सबसे पहले आप इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कीटो फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर लो इसको? इनॉल फॉर्म में। ऐसे किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यदि कीटो फॉर्म से इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है प्यारे बच्चों? कीटो फॉर्म। तो हमने इसको क्या किया है? कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब जरा गौर समझो, यदि किसी के पास इतना ग्रुप है तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा पीछे से लिखें तो आपको समझ में आएगा। जरा देखिए, यदि कहीं ऐसी सिचुएशन है, ये देखो हम आपको इनॉल फॉर्म बना के दे रहे हैं, इस तरह का इनॉल फॉर्म है, इस तरह का, तो जरा देखो क्या होता है। ये वाला पार्ट हमारा जाएगा CO2 में और ये वाला पार्ट जाएगा एसिड में, इस तरह से। मतलब आपको ये बात बताई गई कि कौन सा पार्ट किस में गया। देखिए ये पार्ट हमारा गया किस में? CO2 में, और रेस्ट ऑफ पार्ट किस में गया? ये
तो इस बात को आपको देखना है, ये ऐसा हुआ है, ये इसमें चला जाएगा और ये किस में चला गया, ये इसमें चला गया, ऐसे। अब जरा देखो दूसरा, यदि मान लो कहीं पर इस तरह का इनॉल फॉर्म है, ये देखो इधर भी कोई आ रहा है और इधर भी कोई आ रहा है, तो ये भी CO2 में जाएगा और ये तो हमेशा जाता ही है, ये वाला पार्ट तो हमेशा ही CO2 में जाता है। तो देखो ये भी यही आ जाएगा और ये भी यही आ जाएगा। अब इस बात को जरा मतलब समझना, ये चला गया इसमें और ये वाला पार्ट तो हमेशा ही CO2 में जाता है, ये देखो ऐसे। अब मान लो कहीं ऐसे दिया हुआ तो इनॉल फॉर्म कहीं ऐसा हुआ, इनॉल फॉर्म ऐसे भी तो हो सकता है कि नहीं, ऐसा इनॉल फॉर्म हुआ तो अब ये वाला पार्ट किस में जाएगा, तो जरा देखो यदि ऐसा इनॉल फॉर्म हुआ तो ये वाला पार्ट तो हमेशा ही एसिड में जाता है। अब ये वाला पार्ट किस में चला जाएगा, ये वाला पार्ट चला जाएगा कीटोन में, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इसमें चेंज हो गया है, ये देखिए। तो अब जरा गौर से ध्यान दीजिए कब कब कौन कौन कहां कहां चेंज हो रहा है, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये वाला पार्ट जब डबल बॉन्डेड CH2 होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा, CHR होगा तो COOH में जाएगा, और सिर्फ C होगा तो वो कीटोन में जाएगा, मतलब एक बड़ा कीटोन छोटे कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाला पार्ट ऑलवेज किस में जाता है, ऑलवेज COOH में जाता है। तो यदि आप अच्छे से देखो तो समरी ये निकल के आई है कि जो इनॉल फॉर्म का ये वाला पार्ट होगा तो ये तो हमेशा इसमें चला जाएगा, और यदि ये वाला पार्ट होगा, ऐसा पार्ट होगा, तो ये जाएगा CO2 में, और यदि बच्चों ये पार्ट होगा तो ये जाएगा RCOOH में, और यदि प्यारे बच्चों ये वाला पार्ट हुआ तो ये किस में चला जाएगा यार, कीटोन में चला जाएगा, ऐसे। यदि आप ध्यान दें तो हम लोगों ने इतनी बातें बताई हैं, यदि आप ध्यान दें तो हम लोगों ने कितनी बातें बताई हैं, इतनी बातें बताई हैं। हम लोगों ने क्या बताया है, इतनी बातें बताई हैं। ये देखो ऐसे, बात समझ पा रहे हो, तो इसको ध्यान रखोगे। क्या है, कीटोन जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होते, मगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। अब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रेक कैसे होगा, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, सबसे पहले उसको कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, उसको कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अब एक प्रॉब्लम और है कि इनॉल फॉर्म किधर कन्वर्ट किया जाए, मान लो दोनों तरफ तो कार्बन है, तो किस साइड का इनॉल फॉर्म बनाओगे, तो मोर हिंड्रेंस साइड का इनॉल फॉर्म बनाओगे। इनॉल फॉर्म कहां फॉर्म करोगे, इनॉल फॉर्म है ना, फॉर्म इन मोर हिंड्रेंस साइड, एक मिनट, इन मोर हिंड्रेंस साइड। अब देखो इनॉल फॉर्म कहां बनाओगे, मोर हिंड्रेंस साइड। मान लो कहीं सिमेट्री ना मिले तो ऐसे करोगे। कैसे किया जाता है, अब मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे आपको ये बात समझ में आए कैसे अप्लाई करनी है। जरा देखिए, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, जैसे किसी ने कहा यार इसका बताओ कि क्या बनेगा, ये है इस तरह का। फिर मैंने एक क्वेश्चन ऐसे दिया आपको कि यार इसका बताना जरा, इसका क्या आंसर आना चाहिए। फिर मैंने क्वेश्चन ऐसे दिया कि यार इसका बताओ। देखो अब इन सब का ऑक्सीडेशन हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में किया है, तो अब इनका ऑक्सीडेशन जब तुम करोगे तो क्या आएगा, आंसर बताना है क्या क्या मिलेगा। तो जरा गौर समझिएगा क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले इनॉल फॉर्म बनाओ, तो यार इनॉल फॉर्म तो आप कहीं भी बना सकते हो यहां पर, क्योंकि सिमेट्री है। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करो,
ये वाला। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो तो बताओ मैंने क्या बनाया है, ये वाला पार्ट तो हमेशा ही COOH में जाता है, ये वाला पार्ट तो हमेशा ही COOH में जाता है। अब ये क्या बचा, CH2, CH2 किस में जाता है जरा देख लो, ये देखो लिखा है, यदि CH2 बचा है तो किस में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, आंसर ये आया। अब इसको करो, अब जरा देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, इनॉल फॉर्म तो दोनों साइड बन सकता है, कोई बच्चा इधर भी इनॉल बना सकता है, कोई बच्चा इधर भी इनॉल बना सकता है, तो इनॉल फॉर्म किधर बनानी चाहिए, ये मैंने क्या बताया, इनॉल फॉर्म किधर बनेगा, मोर हिंड्रेंस साइड में। अब बताओ मोर हिंड्रेंस साइड कौन सी है, ये वाली है कि ये वाली, ये वाली, ज्यादा कार्बन जिधर होंगे उधर ही तो हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो इसका मतलब आप प्यारे बच्चों इनॉल फॉर्म किधर बनाओगे, इधर बनाओगे, ऐसे। अब ये वाला पार्ट तो हमेशा ही COOH में जाता है, तो ये तो ऐसे ही आ गया। अब ये वाला पार्ट भी COOH में गया, तो ये ऐसे आ गया। बात समझ पाए कि नहीं, ये वाला पार्ट COOH में कैसे गया, तो यार ये देखो लिखा है तो है RCH, RCH किस में जाएगा, RCOOH, और यही तो लिखा है R, देखिए पूरा R और ये CH किस में चला गया, COOH में। अब इसमें बना लो, इनॉल फॉर्म किधर बनाओगे, मोर हिंड्रेंस साइड में। जब इनॉल फॉर्म मोर हिंड्रेंस साइड में बनाओगे तो ये बना, ये देखो, तो कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऐसे ऐसे। अब क्या होगा, ये वाला पार्ट तो हमेशा ही COOH में जाता है, तो ये आ गया। अब ये क्या होगा, तो मेरे दोस्त ये तो आप जानते ही हो किस में जाना है, ये किस में चला जाएगा, कीटोन में। तो जरा देखो, एक बड़े कीटोन से एक छोटा कीटोन बना दिया आपने, चेक कर लो, आपने एसीटोन बना दिया 3 कीटोन का, और यहां पे कितने था, 5 थे, 3 2 4, 3 2 5, 5 कार्बन का कीटोन था, 3 कार्बन का नया कीटोन जनरेट हो गया। ये पॉपअप्स रूल होता है। पॉपअप्स रूल ये बताता है कि जब विग्रस ऑक्सीडेशन होता है कीटोन का, जब विग्रस ऑक्सीडेशन होता है कीटोन का, तो वो किस तरह से एसिड में कन्वर्ट होगा उसको बताता है। तो मेन पार्ट ये, और ये कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। क्या, C जिसके पास इनॉल बनेगा COH वाला, वो तो हमेशा COOH में जाएगा। ये बचा हुआ क्या है, डबल बॉन्ड CH2 है तो CO2 में, डबल बॉन्ड CHR है तो COOH में, और डबल बॉन्ड C 2R है तो कीटोन में जाएगा। इस तरह से ये कन्वर्ट होता है। ये देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब देखो कीटोन का ऑक्सीडेशन जब आपने पढ़ा है, तो एक और ऑक्सीडेशन पढ़ाता हूं, ठीक है। ये होता है वेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ये देखो, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, जरा इसको समझिएगा। परऑक्साइड की प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस, जैसे किसी ने ये ले लिया, ये देखो इसमें परऑक्साइड है या नहीं है ना, किसी ने ये ले लिया, जरा चेक करना इसमें परऑक्साइड लिंकेज है या नहीं है। किसी ने ये ले लिया, क्या इसमें परऑक्साइड लिंकेज है या नहीं है। ये देखो, किसी ने ये ले लिया, क्या इसमें परऑक्साइड लिंकेज है। ये देखो, ये देखो है। तो ये सब जो है, ये क्या होता है, मेटा नाइट्रो NO2 लगाना है। ये देखो मेटा CH3, ये सब परऑक्साइड लिंकेज वाले कंपाउंड है। ऐसा कोई भी जो परऑक्साइड लिंकेज वाला कंपाउंड हो, उसका ऑक्सीडेशन यदि आप कीटोन से करा दो, परऑक्साइड लिंकेज वाला यदि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, जैसे ये देखो लिख लिया हमने, जिसके पास परऑक्साइड लिंकेज आ रहा है, ये उसका ऑक्सीडेशन, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यदि कीटोन से ऑक्सीडेशन करा दो तो कुछ नहीं होता है, एक ऑक्सीजन इंसर्ट होता है, एक ऑक्सीजन इंसर्ट होता है। कहां पे इंसर्ट करना है, मोर हिंड्रेंस साइड पे। इधर हिंड्रेंस ज्यादा है कि इधर, इधर ज्यादा है तो बस इधर हिंड्रेंस साइड पे, मोर हिंड्रेंस साइड पे ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो, और कन्वर्ट किस में हो गया, चेक करो, ये क्या था, कीटोन था, और ये क्या बन गया, एस्टर बन गया।
ये क्या बन गया, एस्टर बन गया इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन एटम इंसर्ट मोर हिंड्रेंस साइड, ऐसे। बस यदि कोई पेरोक्साइड लिंकेज वाला कंपाउंड हो तो उसको मोर हिंड्रेंस साइड पे इंसर्ट करा देना। ठीक है, मोर हिंड्रेंस साइड पे इंसर्ट करा देना, और कुछ नहीं करना है। तो अब जरा इस बात को समझो, ये इंपॉर्टेंट कितना है, तो ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस में ना के बराबर है, बुकों में रहता है, एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में ना होने की वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है आने की। ठीक है, तो बस आप इतनी बात याद रखो, वेयर विगलर ऑक्सीडेशन होता है, वेयर विगलर ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। ये जितने भी पेरोक्साइड है इसको बोलते हैं मेटा पर, ठीक है, बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो, मेटा मिथाइल, ऐसे। ये मिनट, ये रफ करने वाला इधर, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, वेयर विगलर ऑक्सीडेशन होता क्या है, इतना ध्यान रखना है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कीटोन में ऑक्सीजन इंसर्ट होता है। किधर इंसर्ट होता है, जिधर हिंड्रेंस ज्यादा हो, जिधर हिंड्रेंस ज्यादा हो उधर इंसर्ट होता है, बस इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जिधर हिंड्रेंस ज्यादा हो उधर इंसर्ट होता है। ये सिर्फ कीटोन का ऑक्सीडेशन है और किसी का नहीं। सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड करता है, मतलब एल्डिहाइड में सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड करता है, नहीं तो मेनली ये कीटोन का ऑक्सीडेशन है। ओनली कीटोन ऑक्सीडाइज, एक्सेप्ट, सिर्फ एक को छोड़कर, सिर्फ कीटोन ही ऑक्सीडाइज होता है। एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड की बात की जाए तो कोई नहीं होता है। एल्डिहाइड इस तरह के ऑक्सीडेशन को नहीं देता है, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड देता है। यदि फॉर्मेल्डिहाइड का करा दोगे तो वो ऐसा दे देता है, एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर लेता है और फार्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो, मगर इसकी ज्यादा डिटेल की अपने को जरूरत नहीं है, वैसे ये भी डिटेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा भी कुछ आने वाला नहीं है। तो देखो, ये रेयर है कि आपसे पूछा जाए, इसीलिए इसको बस एक स्टेटमेंट वाइज याद रखिएगा कि हाँ यार, वेयर विगलर ऑक्सीडेशन होता है जिसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो कीटोन होता है एस्टर में चेंज हो जाता है, उसमें एक ऑक्सीजन इंसर्ट होता है। किधर इंसर्ट होता है, जिधर हिंड्रेंस ज्यादा हो। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। यदि आया तो, वैसे ना के मान के चलो कि यदि मान लो कि 10 बार पेपर हो तो हो सकता है किसी एक बार आए या कभी ना आए, आज तक तो कभी नहीं आया, आज तक तो कभी नहीं आया। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जरा ध्यान दो। अब क्या करना है, ऑक्सीडेशन आपने कर लिया है, तो अब आपका मन कर रहा होगा कि हम रिडक्शन करेंगे। तो जरा देखो यार, अब रिडक्शन के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, कि रिडक्शन कैसे करोगे। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन को पढ़ाते हैं। तो जरा देखो, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो देखो, सबसे पहले ए, ठीक है, पहला रिडक्शन क्या है, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है हमारा, कार्बोनाइल ग्रुप वो किस में चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है CH2 में, मतलब मिथाइलिन ग्रुप में, मिथाइलिन ग्रुप में। ऐसा ऐसा करने वाले हमारे पास 3 रेजेंट हैं, इनमें से शायद हो सकता है मैंने 1-2 को पढ़ा भी दिया हो। ये देखो, ऐसा करने वाले मेरे पास 3 रेजेंट हैं। पहला हाइड्रोजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा हाइड्रोजन,
ठीक है, जरा देखिएगा दूसरा वाला समझिएगा जी। आप लोगों को मैंने पढ़ाया होगा, हो सकता है ZnHg ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl। एक होता है क्या, इसको जरा देखो, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। जरा इनके बारे में समझो, ये नेम रिडक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी में भी है, तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है जो अभी पढ़ा रहा हूं। देखो, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में CO ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ZnHg कंसंट्रेट HCl, इसको क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, ये भी CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है। और ये मैंने आपको पढ़ाया होगा जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन पढ़ाई होंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, कि हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जो होगा हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस जो होगा CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करेगा, उसको वुल्फ-किश्नर रिडक्शन कहते हैं। यदि आपको ध्यान हो अच्छे से तो देखो, ये CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करने वाले रिडक्शन है, और ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, जरा ध्यान दो, आपको एक एक बात और बताता जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नोट, अब जरा इस बात को समझो, यहां पे क्या पढ़ा है, कंसंट्रेट HCl पढ़ा है। यदि कंसंट्रेट HCl पढ़ा है, तो यदि हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप हुआ जैसे OH है, OR है, तो यार HCl वहां पे प्रोटोनेशन करके एलिमिनेशन भी कर सकता है, तो बाई प्रोडक्ट जनरेट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये किस तरह के ग्रुप के लिए सेंसिटिव है, ये इस तरह के ग्रुप के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है। जिनके पास एल्कोहलिक ग्रुप हो, जिनके पास ईथर हो, है ना, ऐसे ग्रुपों के लिए ये अच्छा नहीं है, ऐसे ग्रुपों के लिए ये अच्छा नहीं है। जिनके पास मतलब ऑक्सीजन है, मेनली ऑक्सीजन एटम जिनके पास है, उनके लिए अच्छा नहीं है। COOH है, COOH तो एसिड होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो, उनके लिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अभी बात को समझाता हूं, क्यों, क्योंकि प्रोटोनेशन करके एल्कीन बना सकता है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखो, किसी ने ऐसा क्वेश्चन दिया हमें, ध्यान दीजिए, किसी ने मेरे से कहा कि यार ये देखो हमारा ऐसे है, अब इसमें हम ZnHg और कंसंट्रेट HCl डालना है, तो बताओ क्या बनेगा। तो मैंने कहा यार CO ग्रुप है, CH2 में चेंज हो जाएगा, ऐसे CO ग्रुप क्या हुआ, CH2 में चेंज हो गया। तो किसी ने कहा ये भी तो बन सकता है, ये देखो, और किसी ने कहा ये भी तो बन सकता है। ये क्या हुआ है, जरा गौर समझिएगा क्या हुआ है भाई। हमारे पास ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था, ये CO ग्रुप था, इसने CO को किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2 में। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जो इसका काम था। मगर ये बताओ, जब यहां पर प्रोटॉन है तो ये बाई प्रोडक्ट भी तो बन सकता है। बाई प्रोडक्ट कैसे, जरा समझिएगा भाई। तुम्हारे पास ये प्रोटॉन है, एसिड डाला है ना, तो ये प्रोटॉन इस पर भी तो गिर सकता है, ऐसे, और इस तरह से गिर के क्या बना सकता है, एल्कीन, ऐसे। और जब ये आएगा तो क्या करेगा, एलिमिनेशन कर लेगा, ऐसे है। एक प्रोडक्ट ये आ सकता है। अब यदि इसका फर्दर रिडक्शन हो जाए तो ये बन जाएगा, यदि इसका फर्दर रिडक्शन हो जाए तो मान लो अमाउंट ज्यादा है तो ये बन जाएगा, तो एक प्रोडक्ट ये आ सकता है। तो यहां तो मिक्सचर मिलने लगा ना, हम तो एक चीज चाह रहे थे। तो जिनके पास OH ग्रुप है, OR ग्रुप है, उनके लिए सेंसिटिव है, उनके लिए हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, क्लेमेंसन रिडक्शन यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट बढ़ा देता है। तो हमें वहां पे क्या यूज करना चाहिए, वहां पर हमें यूज करना चाहिए वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। क्यों वुल्फ-किश्नर रिडक्शन क्यों यूज करना चाहिए। अब यदि मैं इसमें वुल्फ-किश्नर रिडक्शन करता
तो जरा बताओ क्या पॉसिबिलिटी थी? कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। यदि मैं इसमें ये वाला रिडक्शन करूं, ये देखो, तो यदि इसमें तुम ये वाला रिडक्शन करोगे तो क्या कोई बाई प्रोडक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? सॉरी, क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि यार OH से OH रिप्लेस होगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। OH से OH रिप्लेस भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना। वैसे भी OH पुअर लिविंग ग्रुप होता है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो सिर्फ यही प्रोडक्ट आएगा क्या, कि जो हमारा CO ग्रुप है वो किसमें चेंज हो गया है? CH2 में चेंज हो गया है। इस तरह से है। तो ये जो जिनके पास OH होता है, ईथर होता है या ऑक्सीजन एटम होता है, उनके लिए ये ठीक नहीं है ना, बेस्ट नहीं है। उसी तरह से ये है, यदि किसी के पास हैलोजन अटैच है, ठीक है, या गुड लिविंग ग्रुप अटैच है, तो उनके लिए ये रेजेंट सही नहीं है। इस सिचुएशन के लिए ये रेजेंट सही नहीं है, इस सिचुएशन के लिए ये रेजेंट सही नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ये देखो, ध्यान दीजिए, यहां पे Br लगा है और यहां पे ये, हमको इससे रिडक्शन कराना है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यार यहां पर तो बाई प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे ना, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और ये भी बन सकता है। अब बाई प्रोडक्ट बढ़ गए, कैसे बढ़ गए भाई? ये OH इसको रिप्लेस कर देगा तो ये आ जाएगा है, और हाइड्रोजन इससे रिएक्शन कर जाएगा तो ये आएगा। तो एक प्रोडक्ट तो ये आ सकता है जो रेगुलर है कि भाई CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर दे, OH Br को रिप्लेस कर देगा तो ये आ जाएगा। अब हाइड्रोजन रिएक्शन कर जाए, OH Br को रिप्लेस कर देगा तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में तो ये भी मिलेगा। तो यहां पर बाई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस तरह से। ये देखो, तो ये जहां पर यदि लिविंग ग्रुप लगा है तो ये बेकार है। क्यों? क्योंकि OH निगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, तो OH निगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो उसको रिप्लेस कर देगा, तो वहां पर ये बेकार है। वहां पर कौन काम करेगा? ये काम करेगा, क्योंकि HCl Br को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों ही क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है और पुअर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहां पर बेस्ट रेजेंट कौन है? यहां पर बेस्ट रेजेंट है ये। यदि हम ये डालते हैं तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा जी। तो यहां पर बेस्ट रेजेंट ये है, और जबकि यहां पर बेस्ट रेजेंट कौन था? ये। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि इस रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे देंगे, इस रिएक्शन के लिए कौन सा रेजेंट अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन, बोथ, नन। तो ये ध्यान रखना कैसे टिक करना है। काम क्या करते हैं? काम इतना ही करेंगे, CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों ही। ठीक है, अब देखो जरा बात को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट नंबर पॉइंट जरा समझिए, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, रिडक्शन ऑफ कीटोन, रिडक्शन ऑफ कीटोन। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों कीटोन का रिडक्शन देखो, ठीक है, कि कीटोन किस तरह से रिडक्शन करता है। इस बात को जरा गौर से समझे, कर लोगे? देखो, जो रिडक्शन आप जानते हो उनको छोड़कर पढ़ाएंगे। तो देखो यार, रिडक्शन किसके साथ? Mg या फिर Mg और Hg, इनकी प्रेजेंस में यदि रिडक्शन कराया जाए तो कैसे होता है? देखिए, ये हमारे पास कीटोन है और इसमें आपने Mg डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये कन्वर्ट कर लेता है इस तरह से, ऐसे। और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं एसिड की प्रेजेंस में तो ये बना लेता है। इसको कहा जाता है पेनोकॉल।
क्या चीज है जरा समझो। जैसे ये देखो हमारे पास एसीटोन है, इसकी रिएक्शन तुमने Mg से कराई, तो जरा बताना Mg का काम क्या होता है। Mg का काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना। क्यों? क्योंकि मेटल है और कुछ कर ही नहीं सकता है। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है और ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। एक मॉलिक्यूल को 1 मिला, इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल को भी मिला, इस तरह से। जरा समझिएगा इस बात को भाई। इस पर क्या है, डेल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर डेल निगेटिव चार्ज है। मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल लिए ऐसे। अब ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं इस तरह से। अब आपको एक बात पता है क्या, कि निगेटिव आयन नहीं लिखे जाते, इनके साथ उनका कटायन भी लिख दिया जाता है। तो ये देखो कटायन लिख दिया गया। क्यों? O पर निगेटिव है, तो उसके लिए 1 Mg चाहिए, तो 1 Mg लगा दिया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, तो जब तुम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो डाइऑल बन जाएगा ऐसा, इस तरह का डाइऑल बन गया। इसका नाम होता है पिनोकॉल। कई बुकों में अल्कोहल में दिया होता है, मगर यहां पे पढ़ाना इजी है, आसानी से बच्चे समझ सकते हैं। तो ये होता है पिनोकॉल ऐसे। और ये क्या है, ये रिडक्शन है कीटोन का, कीटोन से अल्कोहल बना है। ये देखो तो क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल, जैसे ही Mg डाला तो 1 इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, 1 इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, तो फ्री रेडिकल बना, वो ज्वाइंट होकर इस तरह से आ गया और जो बन जाता है उसको कहते हैं पिनोकॉल, इस तरह से। और हाइड्रोलिसिस करके साल्ट, ये सॉल्ट बना। अब इस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कर दी, जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे तो बस आपको पता ही है हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है, ये आ गया। ठीक, बात समझ पा रहे हो? अब इसी जगह पे एक और है, पिनोकॉल। देखो पिनोकॉलिन रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट से भी कुछ आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ध्यान रखिएगा। इस रीअरेंजमेंट से भी कुछ आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। होता कैसे है जरा देखो, जैसे ये हमारे पास कंपाउंड है, पिनोकॉल आ चुका है। अब यदि इस पर आप कोई एसिड डाल दो, इस पर आप क्या करो, कोई एसिड डाल दो, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर लुईस एसिड। आप यदि कोई एसिड या लुईस एसिड डालते हो तो देखो ये क्या करता है, ये अपने को रीअरेंज कर लेता है, अपने को रीअरेंज कर लेता है। कैसे? तो जरा देखो, पहले ही आपने प्रोटॉन डाला तो प्रोटॉन कहां बनेगा, कहीं पर भी बनाए कार्बोकैटायन बना देगा इस तरह से। ये देखो, ये बात तो यार अल्कोहल में बहुत बार पढ़ाई है ना, कि अल्कोहल में प्रोटॉन डालोगे तो कार्बोकैटायन बन जाएगा ऐसा। अब देखो यार कार्बोकैटायन बन गया है तो मन ललचा रहा होगा, क्या करें, शिफ्टिंग करें। मगर ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन क्या बनना है कि नहीं भाई? टर्सरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन क्या बनेगा, नहीं बनेगा। मगर फिर भी मैंने शिफ्टिंग करा दी। ये देखो, तो पहले तो कोई बच्चा बचाए कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, ये टर्सरी कार्बोकैटायन है और तुमने टर्सरी कार्बोकैटायन में भी शिफ्टिंग करा दी। बुरा नहीं लग रहा होगा, है कि नहीं, कि यार ये क्या बवाल काट दिया सर ने यार, टर्सरी कार्बोकैटायन में शिफ्टिंग करा के रख दी और बना क्या दिया है, सेकेंडरी है। तो जरा देखो, ये कंपाउंड यदि रेजोनेंस करता है तो ये ऐसा आता है, ये देखो, है ना। अब जरा बात समझो, ऐसा कैसे है कि ये बहुत स्टेबल है,
तो गौर से सुनना, ये अस्टेबल क्यों है जरा बताना। इसके ऑक्टेट कंप्लीट है, ये सिर्फ टर्सरी है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके चेक करो, ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे ही ये बनेगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रेजोनेंस हो जाएगा, लोन पेयर नीचे आ जाएंगे, और लोन पेयर नीचे आ गए तो ये आ गया। ये बहुत स्टेबल है, क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट है। आपको जीओसी में रेजोनेंस में पढ़ाया गया है क्या, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो, न्यूट्रल भी हो, पहला। फिर स्टेबल होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो मगर चार्ज हो, ये ऑक्टेट भी कंप्लीट है, चार्ज भी। फिर स्टेबल होते हैं कौन से, जिनके ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, जैसे ये कार्बोकैटायन है। फिर हम बाकी रूल लगाते हैं, बाकी रूल जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट ना होने पर लगते हैं। तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इससे ज्यादा स्टेबल तो बस यही हो सकता है कि ऑक्टेट कंप्लीट है और न्यूट्रल है। उसके बाद तो इन्हीं का नंबर आता है ना कि ऑक्टेट कंप्लीट है और चार्ज है। तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए मैंने शिफ्टिंग करा दी है। नहीं तो कोई बच्चा कहेगा कि यार सर आपने मिथाइल की शिफ्टिंग कैसे करा दी, टर्सरी कार्बोकैटायन को सेकेंडरी में कन्वर्ट कर रहे हो यार, ये तो स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और स्टेबिलिटी बढ़ने पर ही शिफ्टिंग कराई जाती है। और स्टेबिलिटी बहुत बढ़ रही है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत। वो यार स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बस ये प्रोटॉन हटा देगा तो आंसर आ जाएगा, मतलब इतना स्टेबल है कि देखो यही आंसर है। ये देखो, इसी को कहा जाता है पिनोकोलिन। ये देखो, इसके आने के चांसेस भी ना के बराबर रहते हैं क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, और यदि है तो यही वाला है। तो बात समझ रहे हो कैसे किया जाता है। यदि हमारे पास, और रीअरेंजमेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ निकला नहीं है। चेक कर लो कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 3 9 12, और 12 और 2 14, 3 3 6 3 9 और 3 कितने होते हैं, 12। यहां पर भी कितने थे, हाँ 12, हाँ वाटर निकला है ना, वाटर की कमी आई है सिर्फ, बाकी सब सेम है, कार्बन सेम है, इसीलिए रीअरेंजमेंट है। तो पिनोकॉल पेनाकॉलिन रीअरेंजमेंट ये होता है। जैसे ही इसमें कोई एसिड या लुईस एसिड मारोगे तो वो कार्बोकैटायन बना देगा, फिर वो कार्बोकैटायन हमेशा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इसको शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही शिफ्ट करते हो तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आता है, और वो कार्बोकैटायन रीअरेंज होके क्या कर देगा, मॉलिक्यूल बना देगा। इसी को क्या कहते हैं, पेनाकॉल पेनाकॉलिन रीअरेंजमेंट कहते हैं, पेनाकॉल पेनाकॉलिन रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये एमजी के साथ हम लोग इस तरह से कर देते हैं, ये सिर्फ कीटोन का है, ये एल्डिहाइड नहीं देते, ये ऐसे करते हैं। ठीक है, तो जरा गौर गौर से देखिए कि कंडेंसेशन क्या है और किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन, देखो यार प्यारे बच्चों, हम लोग कंडेंसेशन करना चाह रहे हैं किसका, एसीटोन का। अब जरा देखो एसीटोन का कंडेंसेशन कैसे होता है, गौर समझिए। नाम कंडेंसेशन है मगर ये सारा कुछ आपको आता है कैसे, जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। यार ये हमारे पास एसीटोन है इस तरह से, ये देखो इस तरह से एसीटोन है, और इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब 2 मॉलिक्यूल ले लिए और इस पर मैंने डाल दिया है HCl ऐसे। अब जरा बताओ, जो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन है वो एसिड की प्रेजेंस में भी होती है, बेस की प्रेजेंस में भी होती है। आपको बेस की प्रेजेंस वाली पढ़ाई गई है क्योंकि बेस की प्रेजेंस फेरेबल होती है। अब एसिड की प्रेजेंस में भी एल्डोल कंडेंसेशन होती है, तो आप इसी तरह का एल्डोल कंडेंसेशन कर दो। क्या कर दो, एल्डोल कंडेंसेशन कर दो। तो जब आप एल्डोल कंडेंसेशन करोगे तो देखो क्या होगा, एक का आप क्या बनाओगे, कैसे करोगे, एक का प्लस और इस हाइड्रोजन को ऐसे कर ले, ठीक है। ये देखिए इस हाइड्रोजन को हमने कैसे कर लिया, ऐसे कर लिया। तो एक का आपने प्लस बनाया, एक का आपने माइनस बनाया। यहां पे किसका बनाया प्लस, यहां पे आपने प्लस बनाया, यहां पे आपने माइनस बनाया। अब एल्डोल कंडेंसेशन लगाओ, तो प्लस को माइनस दे दिया, माइनस को प्लस दे दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऐसे ही तो आ जाएगा। ये देखो इस तरह से, और ये ऐसे जुड़ जाएगा।
इस तरह से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एल्डोल हो गया। अब क्या करोगे, फिर इसका कंडेंसेशन कर दोगे। तो जब आप इसका कंडेंसेशन कर दोगे तो ये आ जाएगा, ये देखो इस तरह से, है ना। इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है मेसिटाइल ऑक्साइड। इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? मेसिटाइल ऑक्साइड। ये देखो, तो जब हम कंडेंसेशन HCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो 2 मोल कंडेंस हो जाते हैं और 2 मोल कंडेंस होकर मेसिटाइल ऑक्साइड बनाते हैं। अब यदि कोई इसी में 1 मोल और कंडेंस करा दे, जरा गौर समझिएगा, यदि 1 मोल का कंडेंसेशन और करा दिया जाए तो क्या होगा? तो जरा देखो 1 मोल का और कंडेंसेशन कैसे कराया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कैसे करा रहा हूं। इसी में यदि इस वाले को हम इस तरह से लिख लें तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा। ये देखिए, हमने इसको ऐसे कर लिया, इसी में 1 मोल का और कंडेंसेशन करा दिया। ये देखो, अब मेरी बात को समझिएगा, कंडेंसेशन चल रहा है, क्या हुआ? देखो, कंडेंसेशन रिएक्शन है एसीटोन की, तो हम लोग क्या करते हैं, HCl गैस पास कराते हैं, ठीक है। HCl गैस पास कराने पर वो HCl हुआ एसिड, तो एसिड की प्रेजेंस में एल्डोल हो जाता है। एसिड की प्रेजेंस में एल्डोल जो होता है वो अनफेरेबल कंडीशन है, इसलिए बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो चलता है। तो एसिड की प्रेजेंस में एल्डोल हो जाता है। एल्डोल करने के बाद जो बनता है उसको कहते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। यदि एक मॉलिक्यूल का इसमें और कंडेंसेशन कर दिया जाए तो ये देखो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं। इसका ये बना तो ये किस में जाएगा? 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको मैं थोड़ा सही कर लूं, ठीक है ना, कर दूं, ध्यान दीजिएगा, ये लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं। ये देखो कैसे, अब देखो प्लस माइनस ऐड करो, तो जब तुम प्लस माइनस ऐड करोगे तो ये कैसा आ जाएगा? ये ऐसे आया, ध्यान दीजिएगा। अब जरा यहां पे बताता हूं, देखो जिसको तुमने प्लस माइनस बनाया था उस पे क्या आया? डबल बॉन्ड आया है। इसको प्लस माइनस बनाया था, ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन ऐसे हो गया है कि नहीं? जिसको तुम प्लस माइनस बनाते हो वो इस तरह से डबल बॉन्ड लगाता है, और जिस पर अटैक करते हो उसका सी गायब हो जाता है। आपने इस पर अटैक किया, ये आया, और इसका देखो ओ गायब हो गया ना, तो इसका मतलब तुम इस पर अटैक करा रहे हो ना, क्योंकि ये प्लस माइनस बनना है, तो इसका गायब हो जाएगा। तो देखो ये आया CH, ये देखिए, बात समझ पाए कैसे हुआ भाई? इस पर तुमने अटैक कराया था तो ये कैसे लग गया? ये देखो ये चीज आ गई कि नहीं आ गई, और H गायब हो गया। इसी तरह इस बार इधर अटैक कराया तो डिट्टो सिमिलर चीज इधर भी लग गई। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोरोन्स। ये देखो, ये बोला जाता है फोरॉन। तो जब 3 मॉलिक्यूल का कंडेंस कराते हो तो फोरॉन आता है, तो ये पूछा जाता है कभी कभी। तो जरा देखिए, कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। HCl गैस पास कराई जाती है तो 2 मॉलिक्यूल धीरे धीरे कंडेंस हो जाते हैं और कुछ समय बाद मेसिटाइल ऑक्साइड बनाते हैं। यदि उसमें और एक्सेस ऑफ एसीटोन डाल दो तो एक मॉलिक्यूल और कंडेंस होकर क्या बनाता है? फोरॉन्स। कैसे? डिट्टो उसी तरह से। यदि आप इस चीज को अच्छे से ध्यान दो तो हम लोगों ने देखो क्या किया है, हम लोगों ने ये काम किया, यहां से OH वाटर निकाला है तो 2 हाइड्रोजन इसके, 1 ऑक्सीजन इसका, इस तरह से निकाल दिया, मतलब कुछ ये किया है। आप देखो, यदि ऐसे ही तो एल्डोल होता है, यदि हम शॉर्टकट में एल्डोल बताएं तो ये होता है। एल्डोल मतलब पूरा कंडेंसेशन मिला के, ये देखो हम लोग यदि पूरा कंडेंसेशन देखें तो ये होता है, ऐसे वाटर निकल गया, ये देखो। अब जब ऐसे वाटर निकलेगा तो ये वाला मॉलिक्यूल आ गया है। उसी तरह से मैंने इस साइड से भी वाटर निकाल दिया तो ये आ गया। मगर ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, मतलब पहले एल्डोल बनता है, फिर कंडेंसेशन हुआ, मेसिटाइल ऑक्साइड बन गया, इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल और कंडेंस करा दिया तो फोरॉन्स बन जाता है एक बार और कंडेंस कराने पर, ठीक है। तो ये क्या है? कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन है। अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए जरा, अब हम लोग पढ़ते हैं कंडेंसेशन ऑफ
एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का कंडेंसेशन। तो जरा देखो एसिटल्डिहाइड का कंडेंसेशन कैसे करते हैं, दो तरह से करते हैं। देखो यार ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है ऐसे, अब ध्यान दीजिएगा, यदि एसिटल्डिहाइड का कंडेंसेशन ऐसे किया जाए, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर ले रखा है और कंसंट्रेट H2SO4 ले रखा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग इसमें डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे करके H2SO4 डालना है। तो 3 मॉलिक्यूल इसके क्या होते हैं, 3 मोल कंडेंस हो जाते हैं, और 3 मोल कंडेंस होके बनाते क्या है, इस तरह का मॉलिक्यूल बनाते हैं ऐसे। और इसका फिगर देखना हो तो बस कुछ ना करो, अल्टरनेट कार्बन ऑक्सीजन लगा दो, ये देखो ऐसे ये फिगर आता है इस तरह से, ये आया। अब यही काम यदि आप -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे करो, ठीक है, डिस्टिलेशन है ये एक तरह का, डिस्टिल्ड बाय डिस्टिल्ड, एक मिनट ये ध्यान रखिएगा, ये डबल एल है, ये देखो डिस्टिल्ड बाय H2SO4। अब जरा देखो यही काम यदि आप बहुत लो टेम्परेचर पे करते हो, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो क्या होता है, तो बच्चों 4 मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं और 4 मॉलिक्यूल मिलके इस तरह का कंपाउंड बनाते हैं, ये देखो। अब करना क्या है, यही चीज 4 कार्बन के साथ कर दो, अब यही काम क्या होगा, 4 कार्बन के साथ हो जाएगा, ये देखो। अब ये CH3, हर एक कार्बन को एक CH3 दे दो ऐसे, ये, और ये ऑक्सीजन है, ये देखो, तो ये बन जाता है। अब 3 वाले को कहा जाता है पैरा एल्डिहाइड, कॉमन नेम है पैरा एल्डिहाइड, साथ में लिखोगे तो एक वो लगाओगे, इसको बोलते हैं मेटा एल्डिहाइड, मेटा एल्डिहाइड, ये देखो 4 वाला होगा तो मेटा एल्डिहाइड, 3 वाला होगा तो पैरा एल्डिहाइड। कैसे किया बात समझ पाए, होना क्या है, जब आप एसिटल्डिहाइड का रूम टेम्परेचर पे ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 डालते हो तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, कंडेंस होते जाते हैं और कंडेंस होके पैरा एल्डिहाइड बनाते हैं। पैरा एल्डिहाइड एक साइक्लिक कंपाउंड होता है इस तरह का। यदि किसी को लगता है बनाते कैसे हैं तो जरा देखो, 3 मॉलिक्यूल की सेटिंग कर लो आप इस तरह से, ये देखो एक और मॉलिक्यूल हमने इस तरह से बना लिया, ये देखो। अब ये बॉन्ड बनता है, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बना, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बना, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बना, तो वो फिगर आ जाएगा। यहां पर एक क्या हुआ, इस तरह से एक बॉन्ड जनरेट कर दिया, ये देखो कैसे, ये एक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, एक बॉन्ड ये जनरेट हो जाएगा, एक बॉन्ड ये जनरेट हो जाएगा, तो साइक्लिक फिगर उसी तरह का आ जाएगा, उस तरह का। इसी तरह से 4 मॉलिक्यूल करते हैं तो मेटा एल्डिहाइड आ जाता है। तो देखो ये कंडेंसेशन है, इसी तरह का कंडेंसेशन हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड करता है, इसी तरह का फॉर्मल्डिहाइड करता है, डिट्टो सेम। अब यही बात यदि हम फॉर्मल्डिहाइड में लगाते तो फॉर्मल्डिहाइड भी इसी तरह का कंडेंसेशन करता है। देखो कैसे, कंडेंसेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, डिट्टो सेम है। हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, देखो जरा, ठीक है। अब फॉर्मल्डिहाइड का हम लोगों ने कंडेंसेशन किया ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, और कितने पर, रूम टेम्परेचर पे। तो वही काम होगा, इसके 3 मोल आपस में कंडेंस हो जाएंगे और क्या बना देंगे, पैरा एल्डिहाइड, पैरा एल्डिहाइड, ये देखो 3 मोल कंडेंस होके क्या बना देते हैं, पैरा एल्डिहाइड बना देते हैं। और इसी तरह से ड्राई HCl की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पे
और लो टेम्परेचर पे 4 मोल कंडेंस हो जाएंगे और 4 मोल कंडेंस होके क्या बना देंगे, मेटाल्डिहाइड। और ये भी साइक्लिक फिगर है, डिट्टो सेम मेटाल्डिहाइड। ये देखो, ये पैराल्डिहाइड होता है और ये मेटाल्डिहाइड होता है, इस तरह से। ये देखिए डिट्टो सेम, जिस तरह से एसिटल्डिहाइड कंडेंस करता है उसी तरह से डिट्टो फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेशन करता है। तो ध्यान रखिएगा, कंडेंसेशन कभी कभी पूछा जाता है, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन है वो एसीटोन का है। तो ध्यान रखो, जब एसीटोन का कंडेंसेशन किया जाए, ये देखो एसीटोन का कंडेंसेशन किया जाएगा, तो एसीटोन का कंडेंसेशन जब HCl की प्रेजेंस में किया जाता है तो वो एक तरह का एल्डोल कंडेंसेशन है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये देखो आ गया, इसको कहते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। यदि इसी में एक मॉलिक्यूल को और कंडेंसेशन कर दिया जाए तो जो बनता है उसको कहते हैं फोरॉन्स। कैसे कंडेंसेशन होना है, बिल्कुल उसी तरह से होना है। वाटर निकाल दिया, इस साइड से निकाला, एक बार इस साइड से भी निकाल दो तो ये आ जाता है। जब 3 मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाते हैं तो फोरॉन्स बोला जाता है। ये देखो इस तरह से। अब इसी में एक कंडेंसेशन और है, आप चाहे तो उसको भी कर सकते हैं। वो कंडेंसेशन क्या है, बी पार्ट। यदि एसीटोन के 3 मोल को, यदि एसीटोन के 3 मोल को कंडेंस करा दिया जाए कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, जब देखिएगा यदि एसीटोन के 3 मोल को कंडेंस करा दिया जाए H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यार इस तरह का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये देखो इस तरह का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इसको बोलते हैं मेसिटाइलिन। ये देखिए ये कैसे बनता है, जरा इस बात को समझिए। जब 3 मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ये डिस्टिल्ड बाई होता है, डिस्टिल्ड बाई कंसंट्रेट H2SO4। कैसे होता है, देखो 3 मॉलिक्यूल आप अरेंज कर लो। ये देखिए एक ये हो गया, हमने इसको ऐसे लिख लिया, कोई बुरा मानने की जरूरत तो है नहीं। देखिए इसी तरह ये वाले कार्बन के 2 हाइड्रोजन ऐसे दिखा दिए और ये ऐसे हो गया। अब एक मॉलिक्यूल और बचा, ये इसके हाइड्रोजन और ये इसका कार्बोनाइल ग्रुप। अब आप देखते जाइए, हम लोगों ने किया क्या है, बस वाटर निकाला है इस तरह से। देखिए ये वाटर निकल गया ऐसे, ये वाटर निकल गया ऐसे, एक मिनट, ऐसे, और ये वाटर निकल गया ऐसे। जी अब ये तीनों वाटर निकल जाएंगे तो जरा देखो, यहां पे 2 बॉन्ड हट रहे हैं तो 2 बॉन्ड इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया इस तरह से। अब ये देखो ये सिंगल बॉन्ड आ गया इस तरह से, फिर इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया इस तरह से, है ना, ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल आ गया इस तरह से, और फिर ये डबल आ गया इस तरह से। ये देखो अब इसको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर लो, तो यदि आप इसको सिंक्रोनाइज कर लें तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये देखो अब इसमें से डबल सिंगल डबल बन जाता है और ये इस तरह से एक एक अल्टरनेट पोजीशन पे CH3 आ जाता है। ये देखो, तो ये कंडेंसेशन होता है किसका, एसीटोन का। तो यदि आपस में 3 मोल साइक्लाइज कर गए तो एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड बनाने की वजह से भी मेसिटाइल का कंडेंसेशन होगा। तो ध्यान रखिए, जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ डिस्टिल्ड किया जाएगा तो मेसिटाइलिन बनेगा, और जब HCl के साथ डिस्टिल्ड किया जाएगा तो एल्डोल कंडेंसेशन होके मेसिटाइल ऑक्साइड और फोरॉन्स बनेगा। तो जरा एसीटोन का कंडेंसेशन याद रखना, एसीटोन का कंडेंसेशन यदि HCl के साथ किया जाएगा तो मेसिटाइल ऑक्साइड और फोरॉन्स बनेगा।
ठीक है। और यही कंडेंसेशन यदि, सॉरी बेटा, यही कंडेंसेशन यदि प्यारे बच्चों किसके साथ कर दिया गया, ये देखो, यही कंडेंसेशन यदि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ किया जाएगा तो मेसिटाइलिन बनेगा। 3 मोल कंडेंस होकर मेसिटाइलिन बनाएंगे। अब जरा देखो यार, एल्डिहाइड कीटोन का हम लोगों ने सारा पार्ट खत्म कर लिया, एल्डिहाइड कीटोन का हम लोगों ने सारा पार्ट खत्म